कि स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा था कि किस तरह से लुई 16 वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस. Okay, wanted to increase the taxes, and that has to impose only on the third state. Okay, so for this a meeting was called by Louis 16. ठीक है, लुई 16 ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें कि 300 members were sent by each states, and 600 members were sent by 600 members were sent by the थर्ड स्टेट्स, है ना. और जैसे ही टैक्स बढ़ाने की बात हुई, लोग वन मैन वन वोट की डिमांड कर दी. और बाद में जब लुई 16 इस पर एग्री नहीं हुए तो ये लोग सारे थर्ड स्टेट के लोग निकल गए, और निकल कर उन्होंने टेनिस कोर्ट में बैठ करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का डिसीजन लिया. और वो उन्होंने कहा कि वो तब तक नहीं वहां से हटेंगे जब तक कि देश का संविधान, जब तक फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाए. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जिसमें कि फ्रेंच जो है, जिसमें मोनार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में हो. ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी. हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. जहां एक और टेनिस कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, दूसरी ओर पूरे फ्रांस में अशांति का माहौल था. ठीक है, पूरे फ्रांस में अशांति का माहौल था. A severe winter had meant a bad harvest. Wait a minute. Yes, student. So I was explaining that एक और टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, दूसरी ओर पूरे फ्रांस में अशांति का माहौल था. पूरे फ्रांस में अशांति का माहौल था. सिचुएशन क्या था? ए सीवियर विंटर हैड मीट अ बैड हार्वेस्ट. जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो फसल भी सही नहीं होते हैं. तो इसका मतलब था कि वहाँ बहुत ज्यादा सीवियर विंटर हो रहा था, बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर था, और हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत कम हुआ, अनाज का प्रोडक्शन कम हुआ, और जिसके वजह से ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए. आपको मैंने उस समय भी बताया था कि ब्रेड प्राइसेस में सब्सिस्टेंस प्राइसेस मैंने आपको बताया था, उस वक्त भी बढ़ाया था कि इकोनॉमिक वहां पर बैड हार्वेस्ट के बैड क्लाइमेट की वजह से फसल अच्छी ग्रो नहीं हुई, और जिसका परिणाम हुआ कि ब्रेड के प्राइस बढ़ गए. Often bakers exploited the situation and hoarded their supply. After spending hours in long queues in the bakery, crowd of angry women stormed into the shop. अब क्या हुआ कि अब डिमांड अधिक था, सप्लाई कम था. औरतें जो थी वो बहुत लंबे लंबे समय तक लाइन में लगी रहती थी. ठीक है, ब्रेड करने के लिए. अंत में उन लोग नाराज होकर के उन लोगों ने क्या किया कि शॉप पे अटैक कर दिया, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम उनके बच्चों के लिए था. ठीक है, उनके बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, और ये औरतें अपने बच्चों के लिए लंबे लंबे टाइम तक ये लगी हुई थी क्यू में. लेकिन जब वहां भी उनको बेड नहीं मिला तो गुस्से से ये औरतों के भीड़ ने क्या किया, दुकानों पर अटैक कर दिया. ठीक है. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastilles. और उसी समय राजा ने भी ऑर्डर दे दिया कि वो बास्टाइल में अपनी सेना को मूव करने के लिए. और इसका असर ये हुआ कि पूरे जो क्राउड थे, जो इतने गुस्से में थे, उन्होंने क्या किया कि बास्टाइल नामक सिटी को ही तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया. आपको मैंने स्टार्टिंग इसी से पढ़ाया था कि बास्टाइल का जो अवशेष थे, बास्टाइल के अवशेष को मार्केट में बेचा जा रहा था, वो इस बात का सूचक था कि ये कभी यहाँ पर ये इतिहास था, और उस इतिहास को याद करने के लिए कि
आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बास्टाइल एक ऐसा प्लेस था जहां पर डिस्पोटिक राजा थे, राजा ऐसा ऑटोक्रेटिक था, ऐसा निरंकुश राजा था, उस उसको वो बास्टाइल को एक तरह से रिप्रेजेंट करता था। और वहां पर बाद में लोग उसी सब अपने गुस्से को निकालने के लिए उन्होंने बास्टाइल को तोड़फोड़ कर दिया था। In the countryside, rumors spread from village to village that the lord of the manor had hired band of brigands who were on their way to destroy the Raikot. दूसरी ओर गांव साइड में ये हल्ला हो गया कि जो ये र्यूमर फैल गया कि गांव के जो हर गांव में जा जाकर जो राजा ने एक अपने सेना तैयार की है जो कि जाकर तो फसल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पीपल वर ऑलरेडी फेसिंग द क्राइसिस ऑफ ब्रेड, है ना, ऑलरेडी उनको ब्रेड की कमी वो फेस कर रहे थे। उसके बाद इस तरह का र्यूमर फैला कि उनके फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस सब से वो काफी अपसेट हो गए। काउट इन avenging of fear, present in several districts siege Bhuj and pitchfork and attack Chittox. चटॉक्स वैसा जगह होता है जहां पर कि राजा के जो दरबारी लोग जहां पे बिलोंग करते, तो इन लोग क्या किए, घबरा करके चटॉक्स पर अटैक कर दिए। They looted what had grain and burned down from documents containing records of manual dues. ठीक है, अब इन लोगों ने हड़बड़ा करके उस गोडाउन पर अटैक कर दिया जहां पे अनाज स्टोर करके रखा हुआ था। हड़बड़ा के गुस्से में, नाराजगी में, सब आप कह सकते हो। तो उस हिसाब से लोगों ने क्या किया कि अटैक कर दिया और वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको जला दिया। वो सारे डॉक्यूमेंट जिस पर कि मैनुअल ड्यूज था, ठीक है, जिस पर कि किसानों का ड्यूज था, वो सब कुछ वो उन्होंने जला दिया। A large number of nobles fled from their home, many of them migrating to neighboring country. और बहुत बड़ी संख्या में जो नोबल्स थे वो क्या किए कि वो अपने घरों से भाग गए, बहुत सारे तो नेबरिंग कंट्री में चले गए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक और नेशनल असेंबली बना जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि पूरे शहर की स्थिति क्या बनी हुई थी, पूरे शहर में शांति का माहौल था। एक तो अनाज की क्राइसिस की वजह से ब्रेड शॉप पर वुमेन अटैक कर रही थी। दूसरी ओर ये जब रूमर फैला कि जो पके हुए अनाज को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो ये जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो नाराजगी में उन्होंने क्या किया कि नोबल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, राजा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और जिससे घबरा कर क्या हुआ कि जो नोबल्स थे वो वहां से भाग खड़े हुए, कुछ लोगों ने जाकर नेबरिंग कंट्री में शरण ले ली। Now, faced with the power of this revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by constitutions. इस सिचुएशन को देखते हुए, इस रिवोल्यूशन को होते हुए देख करके लास्ट में लुईस 16 ने इस बात को एक्सेप्ट किया। लुईस 16 ने फाइनली इस चीज को मान्यता दी, नेशनल असेंबली को मान्यता दी, और इस बात पर वो एग्री हुए कि अब जो है उनके काम को, अब राजा के वर्क को भी चेक किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि द प्रिंस हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पावर को अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया जाएगा। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of abolitions and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. अब क्या हुआ, 4th अगस्त 1789 को असेंबली ने एक लॉ कह सकते हो, लॉ पास किया, और उसके अनुसार फेजुअल सिस्टम जो था, वहां जमींदारी सिस्टम, उसको समाप्त कर दिया गया। जो टैक्सेस उन पर लगाए गए थे, उन टैक्सेस को हटा लिए गए। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और क्लर्जी को भी फोर्स किया गया कि उनको जो प्रिविलेजेस मिले हैं उन प्रिविलेजेस को वो छोड़े। ठीक है, Tithes were abolished and land owned by the church were confiscated. तिथे जो टैक्स चर्च के द्वारा लगाया जाता था उसको एबोलिश कर लिया गया, उसको भी हटा दिया गया, और चर्च
ने जिन जमीनों पर कैप्चर कर रखा था उन जमीनों को भी वापस ले लिया गया। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. गवर्नमेंट को इससे क्या हुआ, 2 बिलियन लीवर्स इसको 2 बिलियन लीवर को इसको कह सकते हो प्रॉपर्टी उसको मिली। नाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। आपने देखा कि उस इतने सारे रिवोल्ट होने की वजह से, ठीक है, इतने सारे रिवोल्ट होने की वजह से क्या हुआ कि जो लुईस सिक्सटीन थे उनको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। अब वो इस बात पे एग्री हुए कि राजा के पावर को भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया जा सकता। तो क्या बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, मीन्स मोनार्क वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, so France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the constitution in 1791. 1789 में लोग गए थे, 2 साल लगाए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में, and 1791 the constitution of France was completed. Its main object was to limit the power of the monarch. Main object of the making constitution was to limit the power of monarch. Monarch के power को कम करना. This power, instead of being concentrated in the hand of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. Before that, power was centralized. It was in the hand of the monarch only. Now the power had been distributed in different organ of the government: legislature, executive, and judiciary. ठीक है, जहां पर पहले पावर सेंट्रलाइज था, ठीक है, जहां पर पावर पहले से राजा के हाथों में था, अब पावर जो था वन मैन के हाथों में ना होकर पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बांट दिया गया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इससे मोनार्की कैसा हो गया, constitutional monarchy, means monarch was now monarch was under the control of constitutions. ठीक है, आप उसके बाद नीचे आप एक डायग्राम देख रहे हो, in which you will see that there is a 2 group of people is there: active citizen and passive citizen. So what do you mean by active citizen and passive citizen? Active citizen entitled to vote. ठीक है, एक्टिव सिटीजन वर दोज पीपल हु वर इंटाइटल्ड टू वोट आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस चेंजेस वर मेड इन द फ्रांस। क्या क्या चेंजेस माने गए, लोगों के 2 ग्रुप हो गए, एक हो गया एक्टिव सिटीजन, दूसरा हो गया पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन को कौन होते थे, जिनको वोट देने का अधिकार होता था, दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम is there. Okay, so now you will see about 2 types of people is there: active citizen and passive citizen. Active citizen वैसे लोग थे, ठीक है, जो प्रोपर्टाइड पीपल थे, ठीक है, प्रोपर्टाइड पीपल थे। और जो पैसिव सिटीजन वैसे लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, पैसिव सिटीजन वो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। तो एक्टिव सिटीजन में लगभग देयर वाज 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। ठीक है, 28 मिलियन में सिर्फ 4 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि एक्टिव सिटीजन में थे। ठीक है, यानी कि 24 मिलियन पीपल वर इन पैसिव सिटीजन। 28 मिलियन पीपल में 28 मिलियन पीपल में थे कितने पीपल एक्टिव सिटीजन में, मात्र 4 मिलियन। और पैसिव सिटीजन में कौन थे, पैसिव सिटीजन में 24 मिलियन पीपल वर देयर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि
कितना अंतर था, कितने सारे लोगों को इसमें से हटा दिया गया था। तो पैसिव सिटीजन में के लोग को कोई वोटिंग राइट नहीं था, दे वर नॉट हैविंग वोटिंग राइट। एंड अबाउट 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। लगभग 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ थे जो कि 25 ईयर्स से कम के थे। अब देखिए यहाँ पे आप डायग्राम से समझ सकते हो कि एक्टिव सिटीजन जो था, एक्टिव सिटीजन चूज द मेंबर ऑफ 50,000 मैन, चूज 15,000 मैन। और ये 15,000 ये वोट देते थे, वोट देकर के ये 50,000 लोगों को चुनते थे और दे वर नोन एज इलेक्टोर्स। ठीक है, दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन वर नोन एज इलेक्टोर्स, उन्हें इलेक्टोर्स कहा जाता था। ठीक है, और दिस इलेक्टोर्स जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते थे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली के मेंबर कितने होते थे? 745 मेंबर्स वर इन नेशनल असेंबली एंड दिस member of national assembly were elected by the electors. electors का चुनाव किसके द्वारा होता था? एक्टिव सिटीजन। who were active citizen? active citizen were those person who were propertied। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो लोग propertied people एक्टिव सिटीजन में थे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि नेशनल असेंबली जो था, नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल कर रहा है? किंग को, मोनार्क को नेशनल असेंबली कंट्रोल कर रहा है। और राजा जो है अपने वीटो का पावर लगा रहा है। ठीक है, वीटो का पावर क्या होता है, कोई बताओ, बोलो। वीटो का पावर टू फॉरबिड टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने से रोक देना, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। तो राजा कभी कभी उसको अधिकार था, वो वीटो का पावर लगाता था। ठीक है, मिनिस्टर्स दे आल्सो वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, मिनिस्टर जो थे वो नेशनल असेंबली के कंट्रोल में काम किया करते थे। तो आप देख सकते हैं, इस चीज को देखते हुए समझ सकते हैं सिचुएशन ऑफ फ्रांस। People were having two categories. One were active citizen and the second was passive citizen. Active citizen were those people who were propertied. They were having property. They were called active citizen. Active citizen were having right to vote. They choose their electors and electors choose the member of National Assembly. National Assembly control king and the ministers. राजा और मिनिस्टर दोनों को कंट्रोल करते थे, बट द किंग हैविंग पावर टू यूज वीटो, वीटो पावर का वो यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी फ्रांस की। कब ये सिचुएशन बनी? नेशनल असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और जब वहां लुइस 16 ने उसको मान्यता दे दी, तब फ्रांस की सिचुएशन जो थी वो इस तरह से बन गई। आगे आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इसे अधिकार हो गया, नेशनल असेंबली को पावर हो गया कि वो कानून बनाए। ठीक है, वो पावर हो गया कि वो कानून बनाए, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। National Assembly were having power to make law, but it was indirectly elected body. How can we say it was indirectly elected body? Because the active citizen do not choose directly the member of the National Assembly. ठीक है, they choose electors and electors choose the member of National Assembly. That's why it is called indirectly elected body. ठीक है, thus a citizen voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Now all citizens however had the right to vote. Now not all citizens have right to vote. जैसा भी आपने समझा कि एक्टिव सिटीजन वर only having right to vote and the passive citizen were having no right to vote. तो यहाँ पर कह रहे कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। Only men above 25 years of age who paid taxes equal at least 3 days of a labor wages were given the status of active citizen. Active citizen में वैसे लोग आते थे जो कि 25 years के होते थे, जो कि above 25 years के होते थे और वो कम से कम एक लेबर के 3 दिन के वेजेस जितना वो गवर्नमेंट को
टैक्स देते थे या राजा को टैक्स देते थे, वैसे लोगों को एक्टिव सिटीजन माना गया, ठीक है। And they were given the status of active citizens. That is they were entitled to vote. क्योंकि वो एक्टिव सिटीजन थे, वो टैक्स पेड करते थे, इसलिए उन्हें वोट देने का भी अधिकार था, ठीक है। सो द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन। बाकी जो लोग बच गए उन्हें पैसिव सिटीजन माना जाता था। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. इसके अलावा इलेक्टोर्स बनने के लिए या इलेक्टोर्स से ऊपर देखिए तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनने के लिए ये जरूरी था कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर हो। जो जितना ज्यादा टैक्स पे करता था, एक्टिव सिटीजन से ज्यादा टैक्स पे करने वाले इलेक्टोर्स होते थे, इलेक्टोर्स से भी ज्यादा टैक्स पे करने वाले जो थे वो नेशनल असेंबली के मेंबर होते थे। तो ये हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स को ही नेशनल असेंबली का मेंबर बनाया जाता था। तो आप देख रहे हो कि सब कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ा था एंड जो लोगों को प्रॉपर्टी थी, जो लोगों को पैसे थे, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। The Constitution began with a declaration of the right of men and women. Such rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, were established as a natural and inalienable right. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect its citizens' natural rights. Yes, Constitution बन गया। Constitution बनने के बाद कुछ राइट्स भी दिए गए, ठीक है। मेन एंड वुमेन सभी को अधिकार दिए गए। कैसे अधिकार दिए गए? राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दिया गया एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ दिया गया। इट मींस एवरीवन वाज इक्वल, है ना, इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, इन द फॉर टू गिव देयर ओपिनियन, है ना। एंड और इनको कैसे एस्टेब्लिश किया गया? नेचुरल और एलिएनेबल राइट, ठीक है। मतलब एक ऐसा नेचुरल राइट है, मतलब हर इस राइट को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसे नेचुरल राइट के रूप में उन्हें दिया गया। इनएलिएनेबल मतलब इसको अलग नहीं किया जाए। दैट्स व्हाई that is they belong to each human being by birth and could not be taken away. उन्हें by birth सबको ये अधिकार मिलना चाहिए, इसे किसी भी ग्राउंड पे से नहीं लिया जाएगा। It was the duty of the state to protect its citizens' natural right, और ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो सभी लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुई, किस तरह से राजा जो था वो संविधान के कंट्रोल में आया, किस तरह से वहां सिस्टम बनाया गया कि नेशनल असेंबली जो है वो राजा को कंट्रोल करे, मिनिस्टर्स को कंट्रोल करे। और आपने ये भी पढ़ा कि जितने भी लेवल ऑफ पोस्ट, लेवल ऑफ पोजीशन दिए गए वो टैक्स पेड के अनुसार लोगों को दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अभी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कही कि मोनार्की बना, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे कि मोनार्की को पूरी तरह से एबोलिश भी कर दिया गया, ठीक है। मोनार्की को फ्रांस में मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। रिपब्लिक कंट्री वैसे कंट्री को कहते हैं जिसमें हेड ऑफ द कंट्री is an elected person, ठीक है। So the situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the king of Prussia, ठीक है। तो फ्रांस में उसके बावजूद आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, बहुत सारे चेंजेस लाए गए, लेकिन फिर भी फ्रांस में टेंशन का माहौल बना रहा, ठीक है, बहुत सालों तक बना रहा। क्योंकि हालांकि लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया था, और लेकिन बावजूद इसके वो एक सीक्रेट निगोशिएशन कर रहा था, किसके साथ? प्रशा के राजा के साथ,
ठीक है, रशिया के किंग के साथ वो सीक्रेट निगोशिएशन मतलब सीक्रेटली बातचीत उसकी चल रही थी। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस। तो उसके बाद फ्रांस के अगल बगल के जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनको भी इस बात की चिंता हो रही थी कि फ्रांस में इतना चेंजेस आ गया, मोनार्क को कंट्रोल कर दिया गया। ये चीज से बाकी जो आसपास के कंट्री वाले आसपास के कंट्री के लोग थे, वो कंट्री के रूलर्स थे, वो इस बात से डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं सेम सिचुएशन उनकी अपनी कंट्री में ना आए। तो उन लोग वहां पे जो चेंजेस आ रहे थे उससे लोग काफी चिंतित थे और वो चाहते थे कि ट्रूप भेज करके, सेना की टुकड़ी भेज करके इस सब को कंट्रोल कर लिया जाए और फिर वापस उस सेम सिचुएशन को लाया जाए। तो ऐसी थिंकिंग उनकी थी। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. देखिए, प्रशा के राजा से बात कर रहा था और आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज तो थे वो राजा के प्रति एक तरह से आप कह सकते हो कि सिंपैथेटिक एटीट्यूड था और वो इस तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये जब तक सोचते तब तक नेशनल असेंबली ने क्या किया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट 1792 में वार डिक्लेयर कर दिया। जहां इन लोग सोचते थे कि मैं ट्रूप भेज करके और फ्रांस की सिचुएशन वैसे ही ला दूं जो 1789 के पहले था, लुईस 16 का राज्य जैसा था वैसे ही ला दूं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और हो गया। नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया, against war declare कर दिया। Thousands of volunteers from the provinces to join the army. They saw this as a war of people against king and aristocracy all over Europe. बहुत सारे लोगों ने इस युद्ध में, इस वार में आकर के ज्वाइन किए, क्योंकि ये वार जो था वो राजा, एक मोनार्की और जनता के बीच, मोनार्की ऑटोक्रेसी और जनता के बीच का वार था। इसलिए लोग नहीं चाहते थे कि वापस ऑटोक्रेसी आए, वापस मोनार्की आए, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस युद्ध को ज्वाइन किया। ठीक है, पूरे यूरोप के लोगों ने ज्वाइन किया। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दिस वाज sang was the Marseillaise composed by the poet Roger de Elsley. It was sung for the first time by volunteers from Marseille at their march into Paris and so got it a name. The Marseillaise is now the national anthem of France. और इसके अलावा पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जा रहा था। पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसको मार्शलिस नाम दिया गया और इस सॉन्ग को कंपोज करने वाले पोएट थे रोजर डी एल्से। ठीक है, इसे सबसे पहले वॉलंटियर्स के द्वारा मार्शलिस में गाया गया था, मार्शलिस से गाया गया था, तो इसलिए इसका नाम मार्शलिस ही कर गया और ये आज के डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम है। The Revolutionary War brought losses of economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family. A large section of population were convinced that the revolution had to carry it further, as the Constitution of 1791 gave political right only to richer section of society. रिवोल्यूशनरी वॉर जो भी हुआ, ठीक है, उसमें वहां के लोगों के लिए लॉस ही हुए, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई, आर्थिक परेशानियां आई। जब लोग जो थे इस युद्ध में लड़ रहे थे, वहां उस समय औरतें जो थी वो घर की परेशानियों से लड़ रही थी, ठीक है, अपनी फैमिली की जरूरतों से लड़ रही थी। ठीक है, सो बहुत पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से कन्विंस था कि रिवोल्यूशन को आगे ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके पॉलिटिकल राइट जो दिया गया है उसमें ज्यादातर फायदा रिचर सेक्शन को हो रहा है। देखो, यहाँ पे ये समझने की बात है कि आपने जैसे देखा कि जो भी पॉलिटिकल राइट मिला, राइट टू वोट मिला, बट दैट राइट वाज नॉट गिवन टू एवरीवन। ये अधिकार सबको नहीं मिले। ये अधिकार किसको मिले?
ये अधिकार मिले सिर्फ प्रोप्राइट पर्सन को, क्योंकि एक्टिव सिटीजन तो वही थे जिनके पास पैसे थे और जो टैक्स पेड करते थे। तो इन लोगों का मानना था, जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, उनका मानना था कि इससे सिर्फ और सिर्फ किसका फायदा हो रहा है, तो जो वेल्दी पीपल है उनका ही फायदा हो रहा है। तो इसलिए वो चाहते थे कि इस रिवोल्यूशन को कंटिन्यू किया जाए। Political clubs became an important rallying point for the people who wishes to discuss government policy and plan their own form of actions. अब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब भी बन गए थे। तो पॉलिटिकल क्लब जो था एक इम्पोर्टेंट प्लेस था जहां से रैलियां निकाली जाती थी, या गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते थे, पॉलिसीज होती थी, उन पर डिस्कशन होता था, या क्या एक्शन लेना है इसका प्लान होता था। तो ये सारी बातें पॉलिटिकल क्लब में होती थी। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब was that of the Jacobin, which got its name from the former convent of Saint Jacobs in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about these activities and demands. ठीक है। इस जो जितने भी पॉलिटिकल क्लब थे उसमें सबसे फेमस जो क्लब था वो जैकोबिन क्लब्स था। ठीक है। जितनी भी फीमेल थी उन लोगों ने भी, वुमेन ने भी अपना क्लब बनाया था। ठीक है। जो काफी एक्टिव थी उन्होंने भी अपने क्लब बनाए थे। तो क्लब में सारे डिस्कशन होते थे, सारे प्लान होते थे, क्या एक्शन लेना है वो प्लान होते थे, कैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे पर डिस्कशन होता था, कैसे उसका विरोध करना है, इन सारी चीजों का डिस्कशन होता था। The member of Jacobin club belong mainly to the less prosperous section of the society. इस बार जो जैकोबिन क्लब जो बना था, जैकोबिन क्लब में वो लोग थे कि जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कम थी, जिसमें किसान थे, वर्कर्स थे, इन लोगों ने मिलकर के अपना क्लब बनाया था। They included small shopkeeper, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printer, as well as servant and daily wage workers. इसमें जो लोग मतलब बहुत कम अर्निंग वाले जो थे वही सब जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। इनके लीडर्स का नाम क्या था? इनके लीडर्स का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबespierre। ठीक है। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट